तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के एजेंडे की झलक दिखेगी। इस सत्र में योगी सरकार अपना पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली है। इस सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार है, क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। हम आपको बता दें कि इस बार सदन की कार्यवाही काफी हाईटेक तरीके से होगी और उत्तर प्रदेश देश में विधान जो ई विधान है उसका अब दूसरा राज्य बन जाएगा, यानी ये दूसरा राज्य होगा जहां पर ई विधान का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। सर, ऐसा पहली बार होगा विधानसभा में कि जब हर चीज आप लोग उसको डिजिटल तरीके से लागू करेंगे, कैसे संभव हो पाएगा? ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश की प्रगति को डिजिटलाइजेशन करने के माध्यम से बहुत तेज़ी के साथ पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया में से हम लीड बने, हम सबसे आगे चलें, ये प्रधानमंत्री की हमेशा मंशा रही है। देश के सारी विधानसभाओं को एक स्थान के ऊपर लाके, एक पोर्टल के ऊपर लाके, ऑनलाइन सबकी क्या कार्रवाई हुई है, सबकी क्या नियमावली है, तो उसको एक स्थान के ऊपर लाने के लिए ई विधान का घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी थी। मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे को इस आसन के ऊपर बिठाने का काम सर्व रूप से किया गया और यहाँ पर ये विधान तत्काल लागू हो, ये मेरा प्रयास था। लगभग 1.5 महीना हुआ मुझे उस कुर्सी को संभाले हुए। मैंने ये सुनिश्चित किया कि हमारी पहली बैठक ही ई विधान से हो और पेपरलेस विधानसभा के हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्योंकि पहली विधानसभा है, उस पहली विधानसभा के नाते से लोगों को उसको सिखाने में, उसको ट्रेनिंग देने में कार्य करूँगा। ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने नेवा सेवा केंद्र बनाया, लगभग 30-40 MLA से एक साथ, जहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो पहली बार सीटिंग में तो हम पेपर मतलब उसमें टैबलेट हमने हर सीट के ऊपर लगा दिया, तो ऑनलाइन टैबलेट के माध्यम से और हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की आदत में भी आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जानकारी है लेकिन आदत नहीं है। आदत में भी हम सब लोगों के आएगा, सब लोगों मतलब सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ये बजट सत्र भी है, तो क्या बजट भी पेपरलेस होगा? बजट नहीं, पेपर सब कुछ पेपरलेस होगा, लेकिन फिर भी हम हार्ड कॉपी, जैसे मैंने कहा, सप्लाई करेंगे। हर चीज़ हमारे पोर्टल के ऊपर, हमारे टैबलेट के ऊपर ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध रहेगी, लेकिन साइमल्टेनियसली उसको हम करेंगे साथ में। तो ये देश की जो छोटी विधानसभाओं में, शायद हिमाचल में या किसी एक छोटे स्टेट में लागू है, बाकी पूरे देश ने किसी ने भी लागू नहीं किया। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते से लगभग हमारे पास यहाँ 425 सीटिंग कैपेसिटी मैंने कर दी है। इसके पहले अभी तक जब से विधानसभा बनी थी 379 सीट्स थी, लगभग 37 सीटें मैंने बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि हर जिस समय हमने कहा कि हम हर माननीय सदस्य के लिए सीट असाइन करेंगे, तो सीट असाइन करने की उनकी सीटों की आवश्यकता थी, उनकी सीटें ही नहीं थी, उसको मैंने सारी व्यवस्था करा दी है। हर सीट के ऊपर टैबलेट फिक्स करा दिया। ये एक नई शुरुआत होगी देश भर की सारी विधानसभाओं के लिए। उनको एक मतलब एक अवसर मिलेगा हमारे से सीखने का। पहले उत्तर प्रदेश कहीं सीखता भी नहीं था और सीखने की ज़रूरत भी नहीं समझता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सारी विधानसभाएं इसमें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम सबसे लीड हमने लिया और हम पहली सीटिंग ही ई विधान के माध्यम से हम करेंगे। इस बार सदन के जो भीतर की तस्वीरें बदली हुई दिखाई देगी। अखिलेश यादव भी मैदान में हैं, ऐसा पहली बार होगा कि उनका आमना सामना होगा सदन के भीतर। लगता है आपको कि हंगामेदार होगा सत्र, या फिर? मेरा प्रयास होगा कि सब लोग अच्छी तरीके से, क्योंकि इस पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रतिपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि सरकार को विभिन्न विषयों के ऊपर जहाँ पर उसको लगता है कि कोई कमी है उसको चिताए, बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे सुझाव दे। और सरकार की जिम्मेवारी है कि प्रतिपक्ष के जो सकारात्मक सुझाव हैं उनको भी ग्रहण करके एक प्रदेश के हित के लिए हम सब लोगों ने काम करना है। सबको जनता ने यहाँ पर प्रदेश के हित के लिए भेजा है, किसी भी प्रकार का हंगामा करने के लिए नहीं भेजा। मैंने एक बात कही थी जिस समय अपना मेरे को अध्यक्ष चुना गया था, तो मैंने एक बात कही थी कि जो विधानसभा में हमारे को मिल सकता है और बाहर नहीं मिल सकता, हमारे को वही विधानसभा में करना है। ये सब कुछ करने का तो हमारे को बाहर भी प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और प्रयागराज से खबर है, यहां पर अतीक अहमद के खिलाफ FIR हुई है। पुश्तैनी घर गिराए जाने के बाद बिना अनुमति के टीन शेड से बाउंड्री वॉल खड़े किए जाने के मामले में दर्ज हुआ है केस। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये FIR दर्ज कराई है। नक्शा पास नहीं होने पर सितंबर 2020 में सरकारी अमले ने अतीक का ये पुश्तैनी घर गिराया था। अब बताया जा रहा है कि जो नई FIR अतीक पर हुई है, कहा यह जा रहा है कि अपनी पुश्तैनी जमीन पर घर गिराने के बाद नगर निगम की तरफ से एक टीन शेड खड़ा किया गया था, जिसकी वजह से अब उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है।
और आगरा से खबर लेते हैं, जहां पर यमुना में डूबने से 3 की मौत हो गई। यमुना में नहाने वक्त ये हादसा हुआ है। 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। गोताखोरों ने तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया है। पूरी घटना थाना बाह इलाके के बटेश्वर की है, जहां पर 3 युवक नहाने गए थे, लेकिन वहां पर डूब गए। हालांकि गोताखोरों ने बाद में उनके शवों को बाहर निकाला। यमुना में नहाते वक्त हादसा हुआ है। आगरा से खबर है, जहां पर 3 युवक नहाते वक्त डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। हालांकि बाद में तीनों के शवों को गोताखोरों ने बाहर निकाला। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से तीनों युवक नहाने गए थे, लेकिन वहां पर पानी ज्यादा होने की वजह से डूब गए। बाद में गोताखोरों की मदद से उन्हें निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तो आगरा से खबर है, जहां पर यमुना में नहाते वक्त 3 युवक डूब गए, जिससे तीनों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है तीनों युवक नहाने गए थे, गहरे पानी में चले गए। डूबने लगे तो लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनकी मौत की खबर आई। तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आगरा से, जहां पर यमुना में नहाने गए 3 युवक की डूबने से मौत हो गई है। तो आगरा से खबर है, जहां पर यमुना में डूबने से 3 की मौत हुई है। यमुना में नहाते वक्त हादसा हुआ, तीनों युवकों की डूबने से मौत हो गई। बाद में गोताखोरों ने तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया है। पूरी घटना थाना बाह इलाके के बटेश्वर इलाके की बताई जा रही है। आरिफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, पूरी घटना के बारे में जानकारी दीजिए जरा। युवक हैं और तीनों युवक रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सुबह के वक्त ये बटेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करने गए थे। बाद में उन्होंने यमुना में नहाने के लिए ये घुस गए। थोड़ी देर के बाद ये नहाते नहाते बहुत गहरे पानी में चले गए और तीनों युवक डूब गए। हालांकि जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, वह गहरा पानी था, बहुत गहराई थी, इसलिए उनको लड़कों को बचाया नहीं गया। देखिए, बाद में जब गोताखोर पहुंचे हैं तब जाकर तीनों के शव निकाल लिए गए हैं और ये पूरे आस-पास अपने रिश्तेदार ही हैं। जी, ये स्थानीय लड़के ही हैं और क्या उम्र रही होगी आरिफ इनकी? ये तकरीबन 20-22 साल के आसपास रहा है इनका उम्र, एज फैक्टर। इसके अलावा जो जिन तीनों युवकों की मौत हुई है वो आपस में रिश्तेदार हैं, ममेरे और फुफेरे भाई हैं। और सबसे खास बात ये कि तीनों सुबह के वक्त दर्शन करने गए थे, उसके बाद ये हादसा हुआ है। जी, ठीक है आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और दमन में एक बड़े हादसे की तस्वीर सामने आई है। पैरासेलिंग कर रहे कुछ लोग हादसे का शिकार हो गए। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से जैसे ही पैरासेलिंग करने वाले टूरिस्ट थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं, अचानक बड़ी तेजी के साथ नीचे गिरते हैं। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तीनों इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। ये घटना दमन के जमपोर की बताई जा रही है। तो तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से पैरासेलिंग करते दमन में ये दिखाई दे रहे हैं। तीनों टूरिस्ट थे, लेकिन अचानक से जो पैरासेलिंग करते जो पैरासूट था वो पलटा है और इसके बाद तीनों के तीनों सीधे जमीन पर गिरे हैं। तीनों को चोटें आई हैं, तीनों गंभीर हालत इसमें अस्पताल में एडमिट हैं। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश की वजह से मौसम बदल गया है। तापमान में भी काफी गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। वहीं तूफान की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। 4 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और मथुरा में, जहां पर आज सुबह से तेज बारिश और आंधी ने थोड़ी सी राहत दी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस आंधी की वजह से कई जगह पर पेड़ गिर गए, कई जगह पर खंभे गिर गए और लोगों को भारी परेशानी हुई। तो बारिश, आंधी के तूफान की वजह से लोगों को राहत तो मिली, कई जगह पर जल भराव की स्थिति भी देखी। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हल्की बारिश में ही रोड पर, सड़कों पर पानी जम गया, जिससे जो वहां से वाहन गुजर रहे थे उनको भारी परेशानी हुई। तो तस्वीरें आज सुबह से है, बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में और बारिश की वजह से काफी ज्यादा जल भराव की स्थिति भी दिखाई दी है और आंधी की वजह से कई जगह पर नुकसान भी हुआ है। कई घरों के छप्पर उड़ गए हैं, पेड़ टूटकर गिर गए हैं, खंबे जो बिजली के थे वो भी गिर गए हैं और बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है।
यूपी के भी कई जिलों में आज इसी तरह की स्थिति देखने को मिली, जहां पर सुबह से ही तेज बारिश और आंधी आई। हालांकि लोगों को इससे भारी परेशानी हुई। देख रहे हैं काफी देर से आप ट्रैफिक में फंस के आ रहे हैं। बिल्कुल। ड्राइवर पे पानी जमा है, कैसे देखते हैं आप? कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है जनता को, क्यों नहीं हो रही है परेशानी? अभी इस रूट पे कभी मैंने इस टाइम पे भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जाम मिलेगा, इतना पानी भरा रहेगा यहाँ पर, जबकि ये फ्लाईओवर नया है, ये पुराना नहीं है। और बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के बारादरी इलाके की वारदात है। आरोप के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने उसे पकड़ लिया, फिर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ भी कर रही है। 2021 में इस घटना का अभियुक्त शेरू एक पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल गया था और लगभग 10 महीने तक जेल में रहा। अभी कुछ दिन पहले ही छूट के आया है। उसे ये शक था कि जिस मामले में वो जेल गया था उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी। यद्यपि उस प्रकरण का घटना के मृतक से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वीडियो वायरल होने के कारण ही उसके खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ और वो जेल गया। तो उसके मन में संदेह था कि इसी मृतक सलीम ने ही ये वीडियो वायरल कराया है। उसी प्रक्रिया में उसके द्वारा यह घटना की गई है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।